अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हम अक्सर कामयाब लोगों को जब देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इससे मौका मिल गया, या ये तो बहुत ज़हीन था। लेकिन हम इस कामयाबी के पीछे छुपी वो मेहनत नहीं देखते जो शायद उस इंसान ने बरसों खामोशी से की होती है। अगर हम चाहते हैं हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिले तो उसके लिए हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत भी करना पड़ती है। ऐसे लोग सिर्फ ख्वाहिश नहीं करते, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और जब दूसरे लोग आराम कर रहे होते हैं वो अपने काम को बेहतर करने में, ख़ुद को बेहतर करने में लगे होते हैं। और अगर एक बार वो फ़ेल हो जाए या नाकामी हो भी जाए तो वो रुकने की बजाय दोबारा उठते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और वो गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर भी रहते हैं। और जो उनका गोल होता है सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो है वो ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हमें एकदम से जो है रिज़ल्ट मिल जाएगा, रातों रात हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचते। उन्हें ये पता होता है कि अगर हमें कोई बड़ा मकाम चाहिए तो वो एक दिन की मेहनत से नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ हमें कंसिस्टेंट होकर छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ती हैं और उसी से वो मकाम मिलता है। लेकिन गैर मामूली मेहनत का ये मतलब ही नहीं है कि इंसान हर वक्त ख़ुद को बस थकाता रहे और बाद में बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील करे। असल बात यह है कि जो काम करना है उसे पूरी अटेंशन, कंसिस्टेंसी और ईमानदारी से करना है। अल्लाह ताला भी इंसान की जो कोशिश है वो देखता है। इसलिए अगर मंजिल बड़ी है तो मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। और अगर आपको लगता है कि आपके रास्ते में हर्डल्स आ रही हैं तो वो हर्डल्स को भी एज अ चैलेंज लें। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो अगर मुश्किल रास्ता है तो उसके बाद जो मंजिल है वो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और जब कामयाबी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने इखलाक को बिल्कुल ना चेंज करें, जो एकदम से पर्सनालिटी है उसको बिल्कुल स्विच ना करें और इंसान को इंसान समझें। और आगे बढ़ते हैं। ये एक खूबसूरत मैसेज था जिससे हम सुबह का आगाज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड बहुत कॉमन है कि आपको शादी से कुछ अरसा पहले अपनी जो स्किन है उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और इससे पहले कि बहुत अगर आप बिल्कुल रफ टफ हैं या पूरी ज़िंदगी आपने बिल्कुल कोई स्किन केयर नहीं की, कोई सन ब्लॉक नहीं लगाया, लेकिन फिर भी हम उमूमन हमारे माशरे में एक चीज़ बड़ी कॉमन देखते हैं कि जब शादी सर पे होती है तो एकदम से सारे ट्रीटमेंट्स करवाती हैं लड़कियाँ, एकदम से सारे सीरम्स घर में मंगवा लेती हैं, सारी क्रीम्स मंगवा लेती हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे कि शादी से पहले हमारी स्किन केयर रूटीन कैसी होनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है वो मेकअप के बगैर भी प्यारी लगे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और इस पर हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों के भी कोई सवाल है तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीम जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि हम देखते हैं हमारे माशरे में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी भी कुछ नहीं करवाया तो जब आपकी शादी होने वाली होती है ना, आप एक साथ बहुत सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो सेफ़ ट्रीटमेंट्स कौन से हैं और किस ट्रीटमेंट से स्टार्ट लेना चाहिए शादी से पहले? देखें, इनको ना आप 3 चीज़ों में डिवाइड कर लें। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो 6 महीने से साल के दरमियान शुरू करने चाहिए। तो समझ लें कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो आप 1 महीने के अंदर अंदर शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आप 1 हफ़्ता पहले शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको 3 महीने से 9 महीने पहले शुरू कर देने चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग अपनी जिल्द पे पहले तवज्जो नहीं देते और वो बड़ी आसानी से ठीक होने वाली चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैरिजेबल एज में लड़कियां हैं अक्सर उनको दानों का, जिसको हम एक्नी बोलते हैं, एक्नी का मसला होता है, या एक्नी के निशानों का मसला होता है, या उसके जो गड़े पड़ गए हैं निशान, सिर्फ उसका यानी ब्लैकनेस नहीं हुई बल्कि वहाँ पे गड़े पड़ गए हैं फेस पे, उनका मसला होता है। जो माएँ हैं वो भी कहती हैं जी मैं भी, या कोई बहन के जी मैं भी ज़रा शादी से पहले बेहतर दिखाई दूँ। तो एक तो है दुल्हा दुल्हन की और एक है जो उसकी फैमिली का। तो इसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर लें। तो फैमिली भी चाहती है कि अब माँ चाहती है कि मेरी जिल्द थोड़ी सी टाइट दिखाई दे, मेरी झुर्रियाँ कम हों। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे वो बात जो 6 महीने से साल पहले शुरू कर देनी चाहिए ट्रीटमेंट। उसमें 4 ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जो आपको कभी भी जिल्द को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका हफ्ता रह गया या 2 हफ्ते रह गए हैं, आपको उस वक्त आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। दानों का ट्रीटमेंट और दानों से होने वाले निशानों का ट्रीटमेंट, 2 ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो कि ख़वातीन को जो मैरिजेबल एज में है, जिनकी शादी अगले 1 साल में इम्कान है हो जाए, 1-2 साल में,
उनको आज से शुरू कर देना चाहिए। एकदम से जो भागम दौड़ में जो आखिरी वक्त में जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो जिल्द को ख़राब भी करते हैं, उससे जिल्द को इरिटेशन हो सकती है, तो बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। लोग बहुत ज़्यादा बार बार फेशियल कराते हैं, आप ब्यूटी पार्लर्स पे जाते हैं, तो एक दिमाग में पहले बात क्लियर रखें कि आप ब्यूटी पार्लर पे ज़रूर जाएं, लेकिन वो आप जाएंगे सिर्फ मेकअप के लिए। जो एक्चुअल जिल्द का ट्रीटमेंट है वो आप किसी डॉक्टर से कराएंगे, और वो 6 महीने साल पहले कराना शुरू कर देंगे ताकि वक्त हो जिल्द के पास ट्रीट होने का। दानों का इलाज हम दवाइयों से करते हैं, खाने वाली दवाइयाँ हैं, लेज़र्स हैं, लगाने वाली दवाइयाँ हैं, और ये इतना मुफीद ट्रीटमेंट है दानों का कि आजकल के ज़माने में मैं बार बार कहता हूँ दानों का निकलना और उसका ट्रीटमेंट ना करना ज़्यादती होगी। यानी वो गुनाह वाली बात है कि आजकल के ज़माने में भी जब हमारे पास ज़बरदस्त दवाइयाँ अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में लेटेस्ट दवाइयाँ, लिटरली दुनिया की लेटेस्ट दवाइयाँ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और लोगों को इस चीज़ का शऊर ही नहीं है, और वो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट बहुत ही सस्ती अवेलेबल है। चंद हज़ार रुपये में आपके ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपके दाने मुस्तकिल ख़त्म हो जाएंगे। और दाने जो हैं वो एक ब्यूटी कंसर्न नहीं है, वो एक डिज़ीज़ है आपके ऑयल ग्लैंड की। तो अल्लाह मैंने हर एक छोटा छोटा बाल भी जो आपके रुआं भी है उसके साथ भी एक एक अल्लाह मैंने ऑयल ग्लैंड लगाया, और उसकी आप ट्रीटमेंट करेंगे ठीक हो जाएंगे। अगर दूसरी चीज़ के जो आपने ये 6 महीने कम से कम पहले आपको शुरू कर देना चाहिए, 9 महीने पहले शुरू कर दें और भी बेहतर है, उसके चूँकि निशान भी फिर आप ठीक सकते हैं। और अगर आप किसी तरह 1 साल पहले शुरू कर दें तो क्या ही बात है। उसकी वजह ये है कि उसके बाद ना सिर्फ आपके दाने ठीक हो जाएंगे बल्कि आपके जो निशान पड़े हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अब जो निशानों का ट्रीटमेंट है वो 2 तरह के निशान हैं। एक है कि दाग धब्बे पड़ गए, यानी सिर्फ स्किन सीधी है, अंदर कहीं गहरे गड़े नहीं पड़े हुए, सिर्फ आपकी जिल्द का निशान पड़ गए, ब्राउन निशान पड़ गए, ब्लैक निशान पड़ गए। उसके लिए सबसे जो एक आसान तरीका है कि आपने उसको खुरचना नहीं है अपने नाखूनों से। आपने दाने जो हैं उनमें कोई बैक्टीरिया यूजुअली नहीं होते, बैक्टीरिया बाद में आते हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पे उस वक्त तो ज़रूर उसमें इन्फेक्शन हो जाती है जब आप उसको उखेड़ने की कोशिश करते हैं। तो डोंट पिक एट दोज, सो डोंट पिक एट योर पिंपल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग उसको उखेड़ते रहते हैं और कभी तो इनएडवर्टेंटली बेध्यानी में उसको खारिज करते रहते हैं, उखेड़ते रहते हैं, उससे निशान ज़्यादा पक्के हो जाते हैं और निशान गड़ा पड़ जाता है बल्कि। तो वो नहीं आपने करना। अपने नाखून जो है, नाखून के नीचे हमारे जरासीम होते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं करना। ये दाने अंदर से ठीक होंगे आपकी दवाइयों से, यानी जिल्द की दवाइयाँ अगर लगाने के लिए दें तब भी ठीक हो जाएंगे, वरना खाने वाली दवाइयाँ दे देंगे तब भी ठीक हो जाएंगे। अगर आप अपने डॉक्टर के पास चले जाएँ तो क्या ही बात है। अगर ना जाना चाहें बिल्कुल ही तो नायाडर्म आप लगा सकते हैं, सीरम जिसमें नायासिन होता है। आप जो है रेटिनॉल सीरम, रेटिडर्म वो लगा सकते हैं, ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं। मैंडेलिक एसिड की कोई प्रेपरेशन जिस तरह मैंडीडर्म है वो लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास चले ताकि वो प्रॉपर एक दफ़ा ट्रीटमेंट हो जाए। अब ऐसे भी ट्रीटमेंट है जो वो एक्ने जो बिल्कुल ठीक होते ही नहीं थे, नाम ही नहीं लेते थे ठीक होने का, वो भी 100% ठीक हो सकते हैं आजकल की दवाइयों से। ठीक है। दवाइयों से ठीक ना हो तो हम लेज़र, एक है उसको स्मूथ बीम लेज़र बोलते हैं, वो हम करते हैं। वो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स उनको सुकेट देती है और आपकी जिल्द नॉर्मल हो जाती है। अब दूसरा आ जाता है निशान जो है, जो दानों से निशान पड़ गए हैं या वैसे निशान है, चोट का निशान है, कहीं कट लग गया तो उसका निशान है, एक्सीडेंट का निशान है, उसके लिए लेज़र जो यूज़ होती है, या हम लेज़र यूज़ करते हैं या RF रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग यूज़ करते हैं, या CO2 फ्रैक्शनल लेज़र यूज़ करते हैं। ये 2 चीज़ों के नाम लिख लें, याद कर लें, ये बड़ी आसान चीज़ें हैं। इसको जब हम करते हैं तो निशान हर दफ़ा 10-15% बेहतर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, जब पिगमेंटेशन हो जाती है ना मुख्तलिफ एरियाज़ पे बॉडी के, आपके नकल्स पे, एल्बोज़ पे या आपके इंटीमेट एरियाज़ पे, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ना हार्श केमिकल्स यूज़ करती हैं और कुछ ऐसे सैलून में जाकर ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, जैसे ब्लीच है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो बताएँ कि ये कितना डेंजरस है, और दूसरा इनके लिए सेफ़ ट्रीटमेंट्स कौन से हैं? देखें, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, लोग ये समझते हैं कि जो नकल्स और घुटने हो गए, कोई प्राइवेट पार्ट्स हो गए, आर्म पिट्स हो गए, यहाँ पे जब जो गाढ़ापन है वो बस ऐसे ही हो गया, और समझ लोग कहते हैं वैक्स से शायद हो गया, या मेरे कोई जेनेटिक ऐसा था, या मेरा इसी तरह ही था। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्लू है, एक बड़े ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस के लिए। इसमें हाइपर इंसुलिनीमिया एक बीमारी समझ लें है, या एक कंडीशन है, और आजकल जो है ना हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इंसुलिन लेवल हमारा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, और वो एक इटसेल्फ समझ लें एक ख़तरनाक चीज़ है, उसको हमने कम करना है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं, आपका हार्ट डिजीज़ हो सकती है, शुगर हो सकती है, वज़न गेन हो सकता है,
बहुत सारी बीमारियों का मूजब होता है हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो जाता है। आपको तो सिर्फ अभी तक सुना होगा ना, इंसुलिन लेवल शायद कम है तो हम इंसुलिन लगाते हैं, राइट। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और ये हमारा जो एक इंतहाई बग़ैर किसी टेस्ट के आपको हमें पता चल जाता है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। लोगों के गर्दन के इर्द गिर्द कालापन शुरू हो जाता है। इसको हम एक बीमारी, इसका नाम है, गूगल लोग चूँकि आजकल करते हैं तो मैंने कहा उनको बता ही दूँ कि उस पर कर लें, उसका नाम है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ACNA, एकेंथोसिस, THOSIS, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस की वजह से अगर तो ये है तो हमने 2-4 टेस्ट करवा के हमें पता चल जाता है कि क्या इस पेशेंट को एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस तो नहीं है। अगर इंसुलिन लेवल ज़्यादा है तो उसका दवाइयों से इलाज करना चाहिए। बाकी हम ऊपर से तो जल्द का तो इलाज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसका दवाइयों से इलाज करना चाहिए। एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, हम डाइट में कुछ चेंजेस करेंगे और उससे पेशेंट ठीक हो जाता है एक्चुअली। दूसरा ये कि अब जल्द का ऊपर जो जल्द मोटी होगी है, जल्द जो काली होगी, उसका क्या करना है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी पील्स हैं, बहुत सारी लेज़र्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिससे हम उस ब्लैक जल्द को विद इन अ कपल ऑफ वीक से कपल ऑफ मंथ में बहुत बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप मैंने जिस तरह कहा कि अगर 4-5 महीने तो क्या ही बात है, फिर तो हम बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। उससे आपका वज़न भी ठीक हो जाएगा और वो बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। आजकल वज़न को कम करने वाले जो इंजेक्शन हैं वो बहुत ही मुफीद हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की अंडर सुपरविजन लगाए जाएँ। लोगों ने अब ये भी काम शुरू कर दिया कि वो इंजेक्शन जो कि बड़े ही अच्छे इंजेक्शन हैं, अब थोड़े अरसे में जब उनके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, चूँकि लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दी। किसी मेडिकल स्टोर वाले से कहा यार मुझे, अब गवर्नमेंट बेचारी कह के पागल होती जा रही है कि जी ना लगाएं इंजेक्शन, खुद ना इलाज करें, किसी डॉक्टर की रजामंदी से डॉक्टर को दिखा ही दें। लेकिन लोगों ने कहा फ़लाँ मैंने इंजेक्शन, फिर उससे जब उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तबीयत ख़राब होती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि अगर आपको ये सिम्टम्स हों तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ट्रीटमेंट्स जो कि हम अगर 1 महीना पहले भी शुरू कर दें तब भी स्किन में बड़ा ग्लो आ सकता है। ये भी उनमें से एक चीज़ है कि अगर आपने पहले नहीं भी ट्रीटमेंट किया तो 2-3 महीने पहले अगर आप जितना भी टाइम आपको मिले तो बजाय इसके कि आप सिर्फ ब्यूटी पार्लर के ट्रीटमेंट्स पे इन्हिसार करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्द कुदरती तौर पे भी बेहतर हो जाए, सिर्फ उसको मेकअप ना करना पड़े, तो फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से मशवरा करके तो ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी किए जा सकते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा आजकल LED लाइट से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं, रेड लाइट से, ब्लू लाइट से। अब ब्लू लाइट जो है वो दानों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। कुछ लोगों के चेस्ट पे और बैक पे दाने निकलने लग जाते हैं। बिल्कुल। अब वो जो दाने हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हम ये भी नहीं चाहते कि शादी से पहले कोई ऐसी दवाई दी जाए जो आगे अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम करे या कुछ, तो हम काफ़ी बाहर से सिर्फ इलाज कर देते हैं। तो ब्लू लाइट ट्रीटमेंट, उसके साथ हम 1-2 और चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि बग़ैर खाए दवाई के काम चल जाएगा जब तक कि आप प्रेगनेंसी से फारिग नहीं हो जाते कुछ। इसी तरह जो एक फेशियल्स हैं, अब लोग कहते हैं जी मैंने मेडिकल फेशियल करवाना है, लेकिन मैंने करवाना है किसी ब्यूटी पार्लर से। भी मेडिकल फेशियल तो मेडिकल कोई डॉक्टर ही करेगा। जो मेडिकल फेशियल है वो 3 तरह के हैं। एक है माइक्रोडर्मेब्रेशन, इसमें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, जिस तरह चीनी होती है इसकी बहुत ही बारीक चीनी समझ लें, उस तरह की एक चीज़ होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसको बोलते हैं। वो क्रिस्टल्स होते हैं जिसको हम जल्द पे बहुत हल्का सा रगड़ते हैं, लेकिन वो हाथ से नहीं रगड़ते, एक मशीन जो है उसकी सैंड ब्लास्टिंग जिस तरह कर देती है, उसको माइक्रोडर्मेब्रेशन कहते हैं। माइक्रोडर्मेब्रेशन इज़ अ वेरी अंडर वैल्यू ट्रीटमेंट, क्योंकि ये आपका मेडिकल फेशियल है, लंच टाइम पील है समझ लें कि आप गए, करवाया और वापस आ गए, उससे आपकी जल्द बहुत ज़्यादा साफ दिखाई, कोई भी करवा सकता है। ये समझ लें आपने फेशियल का मेडिकल अल्टरनेटिव है, साफ़ सुथरा फेशियल है, एक मेडिकल ग्रेड की चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं है और डॉक्टर आपको देख के बता सकता है कि आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। और अगर आपके साथ जो बच्चियां हैं वो भी करवा सकती हैं, बिल्कुल करवा सकती हैं, बिल्कुल करवा सकती हैं। चूँकि ये समझ लें अल्लाह ने एक जल्द में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रखी है कि जितना आप इसकी सुपरफिशियल लेयर को कंट्रोल्ड उतारेंगे, उतार नहीं देना, बहुत ही समझ लें उसको स्क्रब कर लेंगे ख़ास हद से, ज़्यादा नहीं करना, तो क्या होगा कि आपकी जल्द नई पैदा होने लग जाएगी। दूसरा जो फेशियल है उसको हमने हाइड्रा फेशियल, आपने सुना होगा कि उसमें हम एक हाइड्रेशन भी हो जाती है और ऊपर से जल्द जो है पानी के सर्टन प्रेशर से हल्की सी पील हो जाती है, वो नज़र नहीं आती। अगर आपको नज़र आ जाए पील की हुई तो इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा करा लिया, वो ख़तरनाक हो सकती है, उससे पिगमेंटेशन हो सकती है। अगर आपको उसके बाद पानी लगने लग जाए या आपको लगे कि मेरी जल्द छिल गई है, अगर आपको ये महसूस हो, इसका मतलब है वो पील बिल्कुल नहीं आपने करवानी, क्योंकि वो ख़तरनाक पील है। और थर्ड पील जो है वो लोगों को आजकल कम पता है, लेकिन वो अब आजकल फैशन में आ रही है, कुछ आई थी फिर
ऑफ एंड ऑन लोगों को सुनते रहते हैं, बड़े सवाल में उससे सुनता हूँ, वो जो है वो है क्रायोपील। अच्छा। क्रायोपील ये होती है कि एक लिक्विड नाइट्रोजन एक गैस है जो कि -196 डिग्रीज है, -196 डिग्रीज पे। वो जो हम एक ख़ास किस्म की गैस है जिससे हम इसको लाफिंग गैस भी काफ़ी बोलते हैं। अच्छा। तो उससे हम कर देते हैं फेशियल को, फेस की बहुत ऊपर एक स्प्रे करते हैं समझ लें, उससे जिल्द की जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो हल्का सा पील हो जाता है और उससे जो है वो जिल्द आपकी इवन टोन हो जाती है और जिल्द में ग्लो आ जाती है। तो अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि ग्लो आनी चाहिए और थोड़ी सी मेरी जिल्द वैसे ठीक है लेकिन डेड लेयर उतर जाए, ग्लो आ जाए, टोन इवन हो जाए, तो ये 3 पील्स हैं, क्रायोपील, माइक्रोडर्माब्रेजन एंड हाइड्रोफेशियल। इन तीनों का कोई भी आप इसमें इंतखाब कर सकते हैं और आपका जो डॉक्टर है वो फिर आपको गाइड कर सकता है इनमें से कौन सी चीज़ आपके लिए शादी के करीब तरीन दिन जो हैं, हफ्ता 2 हफ्ते महीना पहले तक आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि स्किन केयर रूटीन और साथ साथ स्किन ट्रीटमेंट्स जो कि सेफ़ हैं और शादी से पहले हमें करवाने चाहिए, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीम जहांगीर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि एक जो अच्छा दिन है वो आपके अच्छे नाश्ते से शुरू होता है। हम में से अक्सर लोग सुबह जल्दी में या तो नाश्ता छोड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसा खा लेते हैं जो दिन भर हमारी एनर्जी को डाउन रखता है। तो फिर एक सेहतमंद नाश्ता कैसा होना चाहिए और वेट लॉस के लिए नाश्ता जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और नाश्ता क्या होना चाहिए, और क्या हमारे बचपन का जो रिवायती नाश्ता है वो आज के मॉडर्न नाश्ते से बेहतर था, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है महानूर हारून। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा महानूर, सबसे पहले तो बताएं कि जो नाश्ता है सुबह का वो कितना इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ नाश्ते में होना क्या चाहिए, और जो हमारा एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है पराठे का या जो लाहौरियों का नाश्ता है हलवा पूरी नान चने, ये खाना चाहिए नाश्ते में या नहीं खाना चाहिए? अच्छा, जब हम नाश्ते की बात करते हैं, जैसे आपने कहा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील्स ऑफ योर डे। बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि आपका पूरा दिन ही इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो कैसा गुजरेगा, कि जिस टाइप का आप नाश्ता कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नाश्ते के टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम 11-12 बजे उठ के कुछ खा रहे हैं तो वो नाश्ता नहीं है। आइडियली हम कहते हैं कि 10 बजे से पहले जो है वो नाश्ता हो जाना चाहिए। और नाश्ता इसलिए हम कहते हैं कि ज़रूरी है कि वो एक तो आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कर रहा है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज़ कर रहा है, रात का जो एक आपका फास्टिंग पीरियड है उसको तोड़ कर एक आप कह सकते हैं कि ब्रेन को फ्यूल कर रहा है ताकि आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बेहतर हों। सेकेंडली जो है आपकी वेट मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग देर से नाश्ता करते हैं, अक्सर हमने सुना है कि जब आप देर से नाश्ता करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, तो देर से नाश्ता करना क्या सच में नुकसानदेह है? अच्छा, नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो लोग ख़ास तौर पे जिनको डायबिटीज़ का मसला है या जो फीमेल्स जिनको PCOS का या हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है, जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि आप नाश्ता स्किप ना करें। ख़ास तौर पे वो लोग जो ऑफिस गोइंग हैं, जिनको थ्रू आउट द डे कुछ ऐसा चाहिए कि उनको एनर्जी मिलती रहे, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक फ़िक्स टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी की भी एक क्लॉक होती है, एक फ़िक्स टाइम पे यानी 10 बजे से पहले 8 से 9 बजे के बीच जो है आइडियली नाश्ता कर लें, जिस पे वो एक बैलेंस्ड जो है मील जो है चूज़ करें, जिसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें फ़ाइबर है, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स जो हैं और गुड क्वालिटी जो फ़ैट्स हैं जैसे ओमेगा 3 है वो मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बात की कि अगर आप वेट लॉस पे भी हैं तो नाश्ता इज़ इम्पॉर्टेंट, नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं 7 बजे के बाद वो लोग कुछ भी नहीं खाते अगले दिन 12 बजे तक, और कहते हैं कि ये जो रूल है ये 16-8 रूल है, हाँ जी, कुछ ऐसा इसका नाम है। 16-8 की डिफरेंट वैसे विंडोज़ होती हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि इससे जो आपका फ़ैट लॉस है वो बहुत जल्दी होता है, वेट कम होता है। तो फिर
हम नाश्ता कर ही नहीं रहे और अक्सर हम देखते हैं लोग 9 to 5 कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल। जो लोग घर में हैं वो तो इसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सुबह आना है और सुबह जाके ऑफिस में काम करना है, पूरा दिन बैठना है, वो कैसे इसको कर सकते हैं और क्या उनको ये करना चाहिए या नहीं? अच्छा, जब हम फास्टिंग की बात करते हैं ना, तो अब रोज़े में भी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी भी क्लेंज हो रही है, ठीक है। तो जब हम फास्टिंग की स्टेट में होते हैं तो हम कहते हैं कि क्लेंज हो रही है, टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, डिटॉक्सिफाई हो रही है। तो वो एक मेटाबॉलिज्म के लिए भी मेटाबॉलिज्म को भी एक किक स्टार्ट जो है वो मिलता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं बिल्कुल कि वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। उसमें आप अपनी मर्ज़ी से आप विंडो कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी फास्टिंग कर रहे हैं काफ़ी देर के लिए। लेकिन उसमें हमने ये ख्याल रखना होता है कि वो लोग जिनका एकदम से ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं, या जिनको लो ब्लड प्रेशर का मसला है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको कोई मतलब डिज़ीज़ है, तो उनको हम कहते हैं जिन्होंने दवाई खानी है या सप्लीमेंट्स लेनी है, तो वो फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, आप जो नाश्ते का टाइम है उसमें आप नाश्ता जो है वो एटलीस्ट करें, या अपनी विंडो जो है फास्टिंग की वो इस तरह सेट करें कि आपका जो पहला मील है वो नाश्ते वाले टाइम पर हो। दूसरा ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं आप 1-2 महीने के लिए कर लें, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये भी सस्टेनेबल नहीं है। वेट लॉस के लिए हम हमेशा कहते हैं कि आप गुड क्वालिटी प्रोटीन्स लें, गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स लें आप, लेकिन उसको बैलेंस्ड अमाउंट में लें, आप कैलोरी डेफिसिट में लेकर चलें, तो वेट लॉस होगा। जहाँ हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो फिर एक टाइम आता है कि हम वो इस तरह होता है कि एक डबल द वेट भी रीगेन होता है जब हम नॉर्मल डाइट पे जो है वापस स्विच करते हैं। अच्छा। तो वो सस्टेनेबल नहीं होती इन द लॉन्ग रन। ठीक है। अच्छा, तो कैलोरी डेफिसिट थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कैलोरी डेफिसिट अगर आपने ट्राई करना है या इस पर रहना है तो कितनी कैलोरीज, जैसे अगर आप दिन में आपको ज़रूरत है 2000 कैलोरीज की या 2500 कैलोरीज की, तो उसमें आपने कितना मार्जिन रखना है और कितनी कैलोरीज लेनी है? अच्छा, उसमें ना बेसिकली एक पूरी कैलकुलेशन होती है आपकी। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो जितनी आपकी कैलकुलेशन कि आपकी एज, हाइट और वेट के मुताबिक मेल और फीमेल की जो कैलोरीज़ हैं वो कैलकुलेट होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहा है, एक्टिविटी फैक्टर हम देखते हैं, क्या उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या वो जिम तो नहीं जा रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ होती हैं कुछ, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनकी लेट्स सपोज़ 1800 उनकी कैलोरीज़ कैलकुलेट हुई हैं और अगर वो डेफिसिट में जाना चाह रहे हैं तो हम उसमें से 500 माइनस कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई अंडर वेट है, ठीक है, और हम उसका एक्टिविटी फैक्टर जो है हम देखते हैं कितनी एक्टिविटी है, उसकी एज, हाइट, वेट के मुताबिक जितनी भी कैलोरीज़ कैलकुलेट हो रही हैं, वो वेट गेन करना चाह रहे हैं, एक हेल्दी वेट गेन करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि आप 500 ऐड कर दें। अक्सर हमारे घर में भी जो चीज़ें हैं, जो हमें लगता है घर का खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वो हम इस तरीके से बनाते हैं कि उससे ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ कोई नहीं होती। जैसे ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताइए कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसको हेल्दी वे में भी बनाएं। अच्छा, इसमें ये भी है ना कि जैसे अगर आपको वही बात आती है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, या आपको डायबिटीज़ का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, बीपी का मसला है, तो आप बेशक हर बंदा क्योंकि ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकता, या जो एक्सपेंसिव जो ऑयल्स हैं जिनमें कुकिंग सजेस्ट की जाती है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट वो जो ख़ास तौर पे जो आप सब्ज़ियां भी जो बना रहे होते हैं भून भून के बजाय कि आप वो करें, आप ऑयल की क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ऑयल ज़्यादा डालेंगे वो उसकी कैलोरीज़ बढ़ाएगा, ठीक है। या अगर हम पराठा भी देसी घी में बना रहे हैं, बेशक देसी घी एक विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, ठीक है, लेकिन आपको एनर्जी भी दे रहा है, मगर वो उस चीज़ की कैलोरीज़ बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो ना सिर्फ आपका वेट गेन करा रहा है बल्कि फ़ैट गेन भी करा रहा है, ठीक है। फ़ैट गेन जो है वो अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ भी लेकर जाएगा, ठीक है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा फ़ैटी खाना होगा, आपके एनर्जी लेवल्स को भी वो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे किस टाइप ऑफ ऑयल में बना रहे हैं वो तो ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप कितनी क्वांटिटी जो है यूज़ कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि क्वेश्चन करते हैं क्या हमें बीपी का मसला है तो हम अंडा ले सकते हैं,
नहीं, या अंडा लेके तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो तब होती है कि जब आप उसके ऊपर नमक ढेर सारा डाल रहे होते हैं या उसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं ढेर सारा नमक, वो आप ना करें। ठीक है। अच्छा बताएं, जो उस सैलड के ऊपर ड्रेसिंग है, अक्सर कहा जाता है कि आप सैलड ऐसे ना लें, थोड़ा सा उस पर जो लेमन है वो स्क्वीज़ कर लें या हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल लें, कोई ऐसी ड्रेसिंग कर लें जिसकी वजह से जो फाइबर है उसका वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, या वो आपको हैवी ना लगे, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड फाइबर है ना वो हर किसी को सूट नहीं करता और वो जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो बेस्ट ड्रेसिंग कौन सी है सैलड के लिए? अच्छा, बेस्ट ड्रेसिंग में हम ये कह सकते हैं कि लेमन, हम इसलिए कहते हैं कि लेमन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, स्किन के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, वूंड हीलिंग के लिए, यानी अगर कोई चोट लगी हुई है उसकी हीलिंग के लिए अच्छा है। ठीक है, तो हम इसलिए सजेस्ट करते हैं। तो उसमें अगर आपका, जैसे कुछ लोगों का गला ख़राब हो जाता है या जिनको स्टमक इश्यूज़ रहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें सिट्रस चीज़ें नहीं सूट करती, तो हम उन्हें कहते हैं अच्छा आप और कुछ नहीं तो सीड्स ऐड कर लें। जैसे अलसी के बीज होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, फाइबर का अच्छा सोर्स है, फीमेल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, वेट मेंटेनेंस के लिए अच्छे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नहीं तो आप जो है मस्टर्ड जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिक्स करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आजकल मार्केट में आई हुई है ग्रीक योगर्ट, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। ठीक है, अगर आप वो नहीं तो आप थोड़ी सी योगर्ट जो है या रायता बनाकर वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो नहीं तो थोड़ी सी अगर आप लो फैट मेयो या रेगुलर मेयो का भी आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अगर आप 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ठीक है, बस क्वांटिटी हमने देखनी है। हाँ, वो लोग जो कि क्रीम बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे होते हैं, क्रीम बेस्ड सैलड से परहेज़ करें। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर आप अपनी फ़ैट लॉस जर्नी पे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी यूजुअली आपको लगता है कि लोग गलतियाँ करते हैं? अच्छा, सबसे पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि जो बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, एक तो वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, इन द लॉन्गर रन यही होता है, या तो डबल द वेट गेन होता है या आप फिर बहुत एक्सेसिव ओवर ईटिंग की तरफ आप चले जाते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये जो हमें लगता है कि छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मील टाइमिंग्स का ख्याल रखना। हमारी बॉडी की भी एक इंटरनल क्लॉक होती है। ठीक है, कुछ टाइम पे मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, कुछ पे स्लो होता है। जैसे हम लास्ट मील हम कहते हैं कि आइडली आपका जो डिनर है, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो वो 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, 7 साढ़े 7 बजे के बीच हो जाना चाहिए। या जो ब्रेकफास्ट है जो आप 11-12 बजे उठ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, 10 बजे से पहले होना चाहिए। उस वक्त आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है और आपको एनर्जी भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी उस वक्त नाश्ता करके। ठीक है, थ्रू आउट द डे आप एक्टिव रहेंगे। तीसरी चीज़ ये कि जो हम अपने स्लीप पैटर्न का ख्याल नहीं रखते, जितना हम लेट जागेंगे उतने ही हम ओवर ईटिंग की तरफ जाएंगे, स्नैक्स पड़े होंगे, किसी ना किसी चीज़ की क्रेविंग होती रहेगी। तो फिर चौथी चीज़ ये भी है कि हम सब कुछ कर रहे होंगे, हमारा स्लीप साइकिल भी अच्छा है, हम खाना भी अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हम फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं। हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। हमें जो मौका भी मिल रहा है कि हम थोड़ा सा एक्टिव रहें, तो हम जो है या तो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या बस हम लेटे हुए हैं टीवी देख रहे हैं। तो ये जो कुछ हम कहते हैं कि ना, वेट लॉस जर्नी में सिर्फ डाइट नहीं है, उसके साथ और भी फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। ठीक है। अच्छा, तो जाते जाते बस ये बताएं कि लास्ट मिनट है हमारे पास, कि एक जो बैलेंस प्लेट है उसमें क्या होना चाहिए ब्रेकफास्ट की? अच्छा, वैसे तो हम यूजुअली कहते हैं कि आपका एक बैलेंस प्लेट है ना, उसमें आपकी हाफ ऑफ द प्लेट उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, 1 क्वार्टर प्रोटीन का होना चाहिए और 1 क्वार्टर जो है होल ग्रेन्स की होनी चाहिए। और प्रोटीन हम आइडली कहते हैं कि आपकी 25 से 30 ग्राम जो प्रोटीन है वो अगर नाश्ते में होगी तो वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगी और आपके एनर्जी लेवल्स के लिए भी अच्छी है, वेट मेंटेनेंस के लिए भी अच्छी है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस के हवाले से, और साथ साथ ये भी बात की है कि अगर आप डाइट पे हैं तो जो एक बैलेंस्ड मील है वो क्या होना चाहिए, और जो आपकी प्लेट में फ़ाइबर कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, इस पर बात की। और इससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी मानूर हारून। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि लाहौर जैसे बड़े शहर में पार्किंग के मसाइल आज भी 10 साल पहले वाले ही हैं। बढ़ती आबादी और तेज़ी से फैलते शहर के पार्किंग इश्यूज़ भी बढ़ गए हैं। गाड़ी पार्क करने के लिए या तो आपको काफ़ी देर गाड़ी स्टार्ट रखकर जगह का इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर यूं ही इसे किसी भी जगह ज़बरदस्ती पार्क करके जाना पड़ता है। और फिर रिज़ल्ट ये होता है कि दूसरे शहरी भी इससे परेशान होते हैं और जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। और लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में पार्किंग का जो मसला है वो हल ना होने से जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। और फिर हम गाड़ियों को देखते हैं कि जो गाड़ियों के गैर ज़रूरी धुएँ हैं उससे जो माहौल है वो अलग से पोल्यूट भी होते हैं। तो अब सवाल यह है कि शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पंजाब हुकूमत पार्किंग प्लाजे तो बना रही है, लेकिन क्या इससे शहरियों को कोई आसानी भी होगी और क्या इससे माहौल पर भी कोई पॉजिटिव असर होगा या नहीं? हमारी पंजाब हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इन्वायरमेंट एक्सपर्ट और साबिक चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। आप हबीब साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो शहर में पार्किंग प्लाजास बन रहे हैं आप इनको कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि इससे जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो बेहतर होगा? जी इसमें तो कोई शक नहीं कि पार्किंग प्लाज़ा जितनी आप ज़्यादा गुंजाइश पैदा करेंगे, जितनी ज़्यादा आप लोकेशंस में बनाएंगे तो ज़ाहिर फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तेज़ी के साथ ट्रैफिक बढ़ रही है लाहौर शहर की, और जिस तेज़ी के साथ हम एक ही पॉइंट पे कमर्शियल एरियाज़, ऑफिसेज़ और रेजिडेंशियल एरियाज़ यानी लाहौर के अंदर यहाँ इस इलाके में हम इसमें कंसंट्रेट कर रहे हैं, इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। एक तो ये कि हम अपने बिज़नेस सेंटर्स को, अपने ऑफिसेज़ को शहर के प्रोपोर्शनेटली फैला दें, लेकिन फैला भी दें या शहर के अंदर हों, हर सूरत में पार्किंग प्लाज़ा की सहूलत तो लाजमी है। और देखें पार्किंग प्लाज़ा इसलिए भी प्रॉब्लम ग्रो कर रहा है कि जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है शहर के अंदर या इस अंदरूनी शहर जो मूव कर रहा है, हमने उसके प्रोपोर्शनेट अगर प्लाज़ा बना ले तो फिर तो हम ऑफसेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम वैसे का वैसा रहेगा जैसे आप फरमा रही हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो हमारी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और काफ़ी देर तक जो लोग भी हैं वो गाड़ियाँ स्टार्ट करके खड़े हो जाते हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि लोग गाड़ियाँ जो हैं वो सही जगह पे पार्क भी नहीं करते, ऐसे ही रोड पे ही पार्क कर देते हैं, तो उससे जो हमारा माहौल है उस पर कितने नेगेटिव असरात हो रहे हैं? देखिए मैडम, बात यह है कि आप व्हीकल्स को जितनी देर रनिंग में रखेंगे, चाहे वो आइडल हो, एक जगह साकन हो, चाहे आप ट्रैफिक की आप पार्किंग की तलाश में उसको मूवमेंट पे रखें, और चाहे उसकी कंजेशन हो जाए और स्लो मूव करे ट्रैफिक की कंजेशन, इन तीनों सूरतों में फ्यूल तो जलते रहना है। जब फ्यूल जलेगा इसका मतलब एयर एमिशंस होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फ़िज़ा है और ज़्यादा मुकद्दर होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है अगर हम प्रोपोर्शनेट टू आवर जो हमारा बिज़नेस है, हमारी जो यहाँ रहाइश है, इसके मुताबिक इसको अकामोडेट करें तो हम काफ़ी हद तक इसको काम कर सकते हैं। लेकिन उसके तकाज़े ये हैं कि आप साइट्स को सिलेक्ट करें। आप ये देखें आप पार्किंग प्लाज़ा बना रहे हैं तो, लेकिन अदरवाइज़ फ़र्ज़ करें आप बेसमेंट में भी 2-3 मंजिला बना लेते हैं, आप सुपर स्ट्रक्चर भी 5-6 मंजिला एक्सक्लूसिव पार्किंग प्लाज़ा बना लेते हैं, तो इससे कितने एरिया की बचत होती है। और ये इस बचत न सिर्फ बचत होती है बल्कि लोगों को मालूम होगा कि इस पॉइंट पे पार्किंग प्लाज़ा है, वो आएंगे और फिर आसानी के साथ उसमें अकामोडेट होकर निकल जाएंगे। चीज़ है कि वो अपनी पार्किंग की तलाश में एक मरतबा उसको पार्किंग करते हुए, एक मरतबा पार्किंग से फारिग होते हुए वो जितना टाइम लगता है, देखें टाइम भी तो एक फैक्टर है ना, टाइम लगता है, उसमें फ्यूल कंजप्शन होती है और इसमें कंजेशन होती है और फिर इसमें लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इन सारों से बचने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर हम वर्टिकल स्टेप्स लें पार्किंग प्लाजास के लिए, ख़ास तौर पे जहाँ कंजेशन एरिया है, तो इसमें हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो स्टार्ट हुए हुए हैं लेकिन वो सुस्त रवि का शिकार है, तो ये बताएं कि इस पर जो एक्शन नहीं लिया जा रहा है या जो उनकी ड्यू डेट थी उस पर उनको तामील नहीं किया जाता या काम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो इसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो कितनी बुरी इफ़ेक्ट होती है और इसके क्या असरात होते हैं?
देखिए मैडम, ये हमारे बिलखुसूस पंजाब का और पूरे पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि एक तो हम टाइमली तवज्जो नहीं देते कि कब इस प्रोजेक्ट को बनना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, कब ज़रूरत है। और जब किसी वजह से कि हम फौरी तौर पर इसका ऐलान कर देते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग का भी क्रेडिट ले लें और इसकी ओपनिंग का भी क्रेडिट ले लें। और चूँकि आपको पता है सियासी हालात या इंतज़ामी हालात अफसरान के या सियासतदानों के बहुत मुख्तसर बाज़-औक़ात होती हैं, अक्सर होती हैं, तो वो चाहते हैं मुख्तसर पीरियड में लंबे से लंबा प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाए। देखें, किसी प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट है उसको तय करना भी एक बड़ी अक्ल का काम होता है। आप ये नहीं मीटिंग में कह सकते नॉन टेक्निकल लोग, जिसमें सियासतदान भी मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मौजूद हैं, वो ये कोई बोली नहीं लग रही होती मंडी में, वो कहें जी 1.5 साल में बना दो, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, आप ऐसे करें साल में बनाएं। तीसरा बोलेगा नहीं जी नहीं, मैंने फ़लाँ जगह बनवाया था एक प्रोजेक्ट, वो जनाब मैंने 6 माह में बनवा दिया था। वो फिर आवाज़ सुनकर ना जो प्रिजाइड कर रहा होता है उस मीटिंग को कहता है जी बिल्कुल आप 6 माह में बनाए। भाई आप उस प्रोजेक्ट के जो रेलेवेंट हालात हैं वो देखें, वहाँ कितनी कंजेशन है, उसकी अंडरग्राउंड कितनी केबल्स हैं जिनको रिमूव करना पड़ेगा, सर्विसेज को कैसे आपने देखिए, उसके सराउंडिंग में आबादी मौजूद है, आप उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते, आपने उसको कंपनसेशन देनी है, ये भी टाइम रिक्वायर है, आपने उनकी जो यूटिलिटीज़ है उनको रीलोकेट भी करना है, ये भी टाइम रिक्वायर है, वहाँ मटेरियल्स लगाना है, वहाँ ट्रैफिक का अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करना है। हाउ कम कि आप ऑफिस में बैठ के आप कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट की आप बोलियाँ लगाना शुरू कर दें कि भाई नहीं साल में नहीं 6 माह में बनाओ, 6 माह में नहीं 3 माह में बनाओ। ये जो हमारी है ना रुझान, ये नॉन टेक्निकल है और मैं समझता हूँ अहम खाना भी है। इंजीनियर ने डिज़ाइन करना होता है प्रोजेक्ट को, टेक्निकल लोगों ने डिज़ाइन करना होता है इसका टाइम पीरियड को, कीपिंग इन व्यू द कंस्ट्रेंट्स अहेड कि क्या मुश्किलात हैं आगे। आप उनको उनके काम जिसका काम उसी को साझे, आप उनको करने दें। फिर ये होता है कि आप ऐलान तो कर देते हैं मैं पूरी पब्लिक में कि जी हम 1 साल की बजाय हम इसको 6 माह में बनाएं, और फिर बाद में हम थोड़े अर्से बाद उसकी हालत भी देख लेते हैं। स्पेशली बारिशों में हम देखते हैं कि उसके बाद फिर उस बिल्डिंग की या उस अंडरपास की हालत क्या हो जाती है। मैडम बात ये है कि आप देखें, आप किचन में एक चीज़ को अगर कहें जो रिक्वायर्ड है एक डिश को कि आधे घंटे में पकाना है, हाउ कम कि आप ठीक है 10 मिनट में पका लेंगे, तो आप वो चीज़ नहीं डेवलप कर सकें जो इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी तरह ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी कंपोजिट बहुत सी आइटम्स होती हैं, बेसमेंट होती है, उसमें कंक्रीट है, उसको रिक्वायरिंग टाइम होता है, फिर उसके गर्डर्स होते हैं, फिर उसकी छत होती है, फिर उसके सब्सिक्वेंट उसकी स्टोरीज होती हैं, मटेरियल्स होते हैं। तो वो तो इंजीनियर्स को पता होता है कि किसको पक्का हो जाए इसके ऊपर दोबारा लोड डालना है, एक मंजिल पक्की हो जाए फिर उसके ऊपर लोड डालना है। ठीक है, ये काम मुकम्मल हो जाए फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, ये काम मुकम्मल हो जाए और इसके साथ साथ मैंने अल्टरनेट रूट्स को मैंने डिवाइस करना है। ये सारा काम तो उनका है। मैं हैरान हूँ कि यहाँ फैशन क्या चल पड़ा है कि जी जल्दी करो जल्दी करिए जल्दी करो। और भाई 1000 किस्म के आइटम्स हैं, 2000 किस्म के मटेरियल्स हैं जिनको इकट्ठा करना है और उनको एग्जीक्यूट करना है, जो आप तकरीबन पिछले 50 साल में नहीं कर सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है हबीबुल हक साहब। पुअर प्लानिंग और जो पुअर पॉलिसीज़ हैं उन्होंने हर चीज़ को जो है तबाह किया हुआ है। तो हमें ज़रूरत है कि अच्छे लोगों की और साथ साथ वो लोग जो प्रॉपर प्लानिंग करें और कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर रहे हैं तो उसकी फिजिबिलिटी देखें और बाद में उसकी मेंटेनेंस भी देखें, क्योंकि अक्सर यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट ज़रूर किए जाते हैं, फिर जब बन जाते हैं तो फिर 10 और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए जाते हैं लेकिन उसको लावारिसों की तरह छोड़ दिया जाता है। तो इसी हवाले से आज हम बात कर रहे थे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हबीबुल हक रंधावा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि लाहौर में होने वाले हालिया कत्ल के वाक़यात ने एक चीज़ को तो बहुत वाज़िया कर दिया है कि हर एक की रसाई में असला ज़रूर है और वो किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल कर सकता है। और इन वाक़यात की संगीनी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि शहर में गैर कानूनी असला भी मौजूद है। किसके पास कितना है, इस हवाले से जो खोज है वो लगाना पंजाब पुलिस का काम है कि वो एक सख्त कॉम्बिंग ऑपरेशन करे ताकि शहर को गैर कानूनी असले से पाक किया जा सके। इससे जो डकैती और चोरी वगैरह के जो वाक़यात हैं इसमें भी हम देखेंगे कि कमी हो जाएगी।
खैर, कल शहर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसके नतीजे में 4 अफराद कत्ल हो जाते हैं और कत्ल करने वाला ख़ुद को भी गोली मार लेता है। एक ही दिन में 5 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। ये वाक़या क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, हम अपने क्राइम रिपोर्टर से जानेंगे। इसके साथ इस कत्ल के मुआशरे पर नफ्सियाती असरात पर भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं पसंद की शादी ना होने पर कत्ल हो रहे हैं तो कहीं पसंद की शादी के बावजूद भी कत्ल हो जाते हैं। लाहौर में ही एक लड़की ने अपने वालिद को महज इसलिए कत्ल करवा दिया कि वो इसकी पसंद की शादी में रुकावट थे, और शूटर को यानी बेटी ने कत्ल करवाने के लिए 2 लाख खुद अदा किए। इससे बढ़कर जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो क्या ही होगी। फिर लाहौर में शोहर ने बीवी को इसलिए कत्ल कर दिया कि इसने इसके साथ ससुराल से वापस जाने से इनकार कर दिया था, और इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह ठीक का है। शुक्र। और मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हिना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह नूर, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुदस्सिर, सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर में कत्ल के वाक़यात में इतना ज़्यादा इजाफा एकदम से हम देख रहे हैं, और ऊपर से या तो वो एक क्राइम वाला हम देखते थे ना, किसी को अगर किसी के घर डकैती करने गए हैं तो आपने कत्ल कर दिया, घरेलू मामलात पर कत्ल किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो मामलात की संगीनी है उस हवाले से बताएं, और थोड़ा सा बताएं कि क्यों हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि कल रिसेंटली हम कल की बात कर लेते हैं, ज़रा दूर नहीं जाते। कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया चुंग में। 1 मिनट में जो है वो बंदे को मार दिया जाता है, और उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। अब एक शख्स जिसका नाम इमरान शौकत है, वो एक लड़की जो उसके साथ ऑफिस में काम करती है, एक इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री है, वहाँ पे वो इकट्ठे काम करते हैं। अब लड़की की एज है 22 साल, लड़के की जो एज है वो 45-50 के करीब है। अच्छा, उनकी कहीं से काम करते हुए अटैचमेंट हो जाती है, वो लड़का उसके पीछे पड़ जाता है कि आप मुझसे शादी करें। अच्छा, लड़की कहती है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ, लॉ की स्टूडेंट थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। अब वो लड़का जो था वो मैट्रिक था, उसके बच्चे भी थे, शादीशुदा था, 4 बच्चे थे उसके। वो लड़का उसके पीछे पड़ जाता है, वो डरा धमका के उसको एक दिन जो है वो ले जाता है अपने साथ कि आपका वालिद बीमार है, हमने हॉस्पिटल में जाना है, मुझे फौरी कॉल है। वहाँ से फैक्ट्री से उसको उठाता है और ले जाता है वहाँ पे बहरिया टाउन में। वहाँ पे ऑलरेडी उसने इंतज़ाम किया, और मौलवी वहाँ पे मौजूद है, वकील भी मौजूद हैं, उसको ज़बरदस्ती उसका निकाह कर लेते हैं, उसको घर छोड़ आते हैं। अब 6 महीने पहले की बात है, वो जब घर वालों को पता चलता है, वो थाना सुंदर में इसका मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, ठीक है। और वो मुलज़म पकड़ा भी जाता है, वो बंदा जो इमरान शौकत है वो पकड़ा भी जाता है, वो 1 महीने जेल में रहता है। उसके बाद आपको पता है हमारा सिस्टम इस तरह का है कि कत्ल के मुलज़मों को भी अबूरी ज़मानतें मिल जाती हैं, और दीगर संगीन जो मुलज़म हैं उनको भी ज़मानतें मिल जाती हैं। इस पे भी हम बात करेंगे कि क्यों ज़मानतें मिलती हैं, क्या वजूहात हैं इस पर, लेकिन हम इस टॉपिक पे बात करें। तो ये सूरत हाल है कि वो जब बाहर आता है तो फिर धमकियाँ देना शुरू कर देता है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब वो जो घर वाले हैं ना, वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते, जो को सीरियस लेना चाहिए था, वो थोड़ा सा लाइट लेते हैं उसको। वो एक दिन फिर कल वो आता है सुबह 5:45 बजे के करीब, उसके पास एक राइफ़ल होती है जो कि उसके भतीजे का कहना है, मकतूल के, और जो लड़की कत्ल हुई है समिया, उसका ये कहना है कि वो सरकारी राइफ़ल जो उसके भाई की थी जो कि पुलिस में है, उससे उसने जो है वो कत्ल किया है। राइफ़ल से वो फिर वो आके अंधाधुंध फायरिंग करता है, दहशत फैलती है। एक पहले उसकी समिया की जो वालदा है उस पर जो है वो फायरिंग करता है, फिर वालिद पे करता है, फिर भाई भागने की कोशिश करता है, उससे पीछे से फायर करता है। 2 भाई जो हैं वो उसके भाग कर वो जाने बचाते हैं अपने घर से निकल के, और फिर वो एंड पे वो समिया पे सर पे गोली मार के उसको जो है वो ख़त्म करता है। बड़े दर्दनाक तरीके से उसने जो है वो 4 अफराद को गोलियां मारी। उसके बाद एंड में वो कमरे में जाता है और ख़ुद को भी गोली मार लेता है। अब मसला यह है कि पुलिस ने भी इस वाक़े को सीरियस नहीं दिया। जब वो धमकियां दे रहा था, घर वाले बता रहे थे थाने में, तो उसको कम से कम उसको पकड़ते, उसको थाने में लेके आते। अब कोई भी ये नहीं है कि वो बंदा कोई भी जो है वो धमकियां दे ना, फ़ोन पे धमकियां दे, तो उसको हम भी लोग भी इतना संजीदा नहीं लेते, और पुलिस तो बिल्कुल संजीदा नहीं होती। ये तो रूटीन की बात है, धमकी दी है क्या है। इस पे जो है जो धमकियां देने वाला शख्स है उसको बिल्कुल संजीदा लेना चाहिए। अब देखें कि ये एक ज़बरदस्ती की शादी वो करने की कोशिश कर रहा था, जो कि घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब आज भी सुबह उसने कहा कि आपने मेरे साथ जाना है कि नहीं जाना। उसने कहा मैंने क्यों जाना है आपके साथ, मैंने तो अदालत में खुला लिया हुआ है, केस किया हुआ है, मैंने क्यों जाना है, मैंने जाना अब जाना ही नहीं आपके साथ, आपने ज़बरदस्ती शादी की है मेरे साथ, ये कौन सी शादी होती है। उस पर फिर उसने वो खोल दिया है, फायरिंग खोल दी है, और कत्ल व गारत जो है वो शुरू कर दी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब देखिए, एक घर में 5 लाशें पड़ी हुई हैं, पूरा मोहल्ला सोगवार है, दहशत फैली हुई है,
बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। मैं तो मौके पर मौजूद था और जो मोहल्लेदार थे वो भी इस पे रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। कहते जिस तरीके से फायरिंग हुई लगता रहा है कि कोई जंगी माहौल था वहाँ पे, कि फायरिंग हो रही है और लाशें पड़ी हुई हैं और चीखो पकार है, इस तरह के। और फिर असला इतनी आराम से आपके एक्सेस में आ गया, इस पर भी मुदस्सर हम बात करेंगे कि उसका मैं तो इस भाई पे बात पुलिस पे था। इसमें मैं बात करता हूँ। इसमें ये है नूर के नेशनल एक्शन प्लान पे ये सबसे अहम जो पॉइंट था, नुकात था कि असले को ख़त्म करना है, ठीक है। अब किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अब असला इतना आम हो गया है हर बंदे के पास कि ऐसे जैसे खिलौने वाले पिस्तौल मिल रहे हैं, ऐसे बाकी पिस्तौल मिल रहे हैं, ऐसे बाकी असला मिल रहा है, ठीक है। और जो असला बेचने वाले हैं वो एक लाइसेंस पे 200 पिस्तौल जारी कर रहे हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। ये पुलिस का काम है। अब मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी पुलिस सिर्फ रिश्वत लेके जो असला डीलर से वो खामोश है, उनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं। और जो अफसरान हैं वो भी इस सिस्टम को चेक नहीं करते कि आपने कत्ल गारत को रोकना है तो आप कैसे रोकें, असले से रोकेंगे ना। असला गैर कानूनी असला नहीं होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जो हमारा ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना, ये क्रिमिनल के लिए इतना फेवरेबल है कि जिसका जो मदई होता है वो ये थाने में जाके समझता है कि पता नहीं मैंने कैसे कत्ल किया। इस तरीके से जो पुलिस बिहेव करती है, इसका थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उस पर भी बात करेंगे ही ना। ये बताइए, पूरा जो वाक़या है एक दर्दनाक वाक़या, मुदस्सर ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसके जो नफ्सियाती असरात हैं वो मुआशरे पे क्या होंगे। और जिन लोगों ने ये खुद विटनेस किया, जैसे उन्होंने बताया कि 2 भाई जान बचा कर निकल गया, फिर आगे जो उनकी पूरी लाइफ है वो किस ट्रॉमा में गुजरेगी, और जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो तो एक हमेशा डर में ही रहेंगे। नूर, हम हमेशा एक चीज़ बोल रहे होते हैं, डैट इज़ कि जो चीज़ आपके जहन में एक दफ़ा आई है ना, आप गौर लाजमी करें कि वो क्यों आई है। और अगर आप किसी नेगेटिव सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर टेंडेंसीज़ मौजूद हैं कि आप वो काम कर भी सकते हैं। सही है। यानी एक इंसान अगर अपना सेल्फ़ एनालिसिस निकालने की बात करे ना, तो खुदा ना खास्ता अगर किसी इंसान को ये थॉट स्टार्ट हो गए हैं आना कि वो किसी का मर्डर कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर टेंडेंसीज़ बनना स्टार्ट हो गई हुई हैं कि वो एक्चुअली में किसी को मर्डर कर सकता है। अब अगर एक इंसान सिर्फ सोच नहीं रहा बल्कि रिपीटेडली अपने मुंह से वो अल्फाज भी निकाल रहा है, यानी धमकियां दे रहा है किसी को, तो जिस तरह से मुदस्सिर साहब ने भी कहा कि लोग ना इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं, जबकि इस चीज़ को लाइट लेने का तो तसव्वुर ही नहीं पैदा होता। क्योंकि अगर एक इंसान अपने मुंह से कोई बात कर रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर टेंडेंसी मौजूद है वो काम करने की। और इस तरह के लोग ना इमोशनली बहुत हाई होते हैं। इमोशनली हाई होने का मतलब ये है कि इमोशनली इमेच्योर होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। एब्रप्टली इनको गुस्सा आ जाता है, एब्रप्टली ये कुछ भी कर सकते हैं, एब्रप्टली इनके दिमाग में कोई भी आवाज़ अगर इन्हें सुनाई देगी ना तो उस पर फ़ौरन से रिएक्शन दे देंगे। कुछ भी बोलने को दिल करेगा तो एब्रप्टली बोल देंगे, दिल करेगा किसी को कोई चीज़ उठा के फेंक दें तो फेंक देंगे, दिल करेगा किसी को भी रैंडमली गाली देने के लिए तो दे देंगे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम कभी भी इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते कि हाँ बस ये बोल ही रहा है, बोलने दो। हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में मसला वहाँ से ख़राब होता है जब हम लोगों को देखते हैं और हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, इतना दी वर्स तो ये पर्सन नहीं हो सकता कि ये बहुत ही कोई दी वर्स सिनेरियो क्रिएट कर दे, किसी को मर्डर कर दे या फाइटिंग स्टार्ट हो जाए। हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा मुदस्सिर, एक और जो वाक़या पेश आया जो कि यकीन ही नहीं आता इस वाक़े पे कि बेटी ने ख़ुद अपने बाप को मरवाने के लिए जस्ट बिकॉज वो पसंद की शादी के लिए मान नहीं रहे थे। जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही है कि वो मान नहीं रहे थे शादी के लिए, तो शूटर को अराउंड 2 लाख रुपए भी दिए हैं और उसका उस लड़की ने कत्ल भी करवाया। तो इसकी क्या सच्चाई है और थोड़ी सी डिटेल्स बताएं इस वाक़े की। जी बिल्कुल, ये भी लाहौर का ही वाक़या है। लाहौर में हमें ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि बंदा तसव्वुर ही नहीं करता कि ऐसे वाक़यात भी हो सकते हैं। इसमें अब देखें ना कि पहले तो हम ये सुनते थे कि जी खामंद को मरवा दिया आशना के साथ मिलके। अब देखें आशना के साथ मिलके वालिद को कत्ल करवाना, ये बड़ी ही पहली दर्दनाक स्टोरी है कि वालिद को ही मरवा दिया। और सबसे अहम बात यह है कि CCD ने यह कहा था कि हमने शूटर ख़त्म करवा दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शूटर अभी भी लाहौर में मौजूद हैं। 2 लाख में शूटर ने एक बाप की जान ली है और उसको
जो है वो नशे के लिए भी पैसे भी दिए शूटरों को, और उसके बाद जो है वो उनको 2 लाख रुपया दिया। उसके बाद उसने वालिद का जो है वो काम तमाम किया। ये जो लड़की है ना, ये अपने वालिद की वफ़ात पे रोती भी रही है कि मेरे वालिद के मुलज़म पकड़े जाएं, और पुलिस के पास भी आती रही है। और लेकिन ये कत्ल जो है ना, जो भी होता है, ये कोई ना कोई क्लू छोड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे हिना मुदस्सिर ने बताया भी है कि ये आपको ना यकीन, इस तरह के वाक़यात होते हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि ये वाक़यात हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, कि एक बेटी वो कैसे अपने बाप को कत्ल करवा सकती है। यहाँ हमने ज़्यादातर ये देखा है, उमूमन औलाद जो है ना, माँ बाप इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेते हैं किसी भी तरह, बेशक वो शादी बाद में एक डिज़ास्टर बन जाए, लेकिन औलाद सरेंडर कर देती है या घर से भाग के कोर्ट मैरिज कर देती है। तो ये जो वाक़या हुआ आप इसको किस तरह देखते हैं? और पसंद की शादी ना होने पे भी कत्ल हो रहे हैं, पसंद की शादी के बावजूद भी कत्ल हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मुआशरे पे इसके क्या मनफी असरात होंगे, और उन लोगों की क्या ब्रॉटअप है, क्या उनकी मेंटल स्टेट है जो ऐसे कदम उठा रहे हैं? नूर, ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि किसी ने अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी किसी बहुत करीबी को कत्ल करवा दिया। बात इससे बहुत ज़्यादा है, और वो बात है एक इंसान की पर्सनालिटी की। आपने कभी ऐसे लोग देखे होंगे जो कि घर में कोई गलत काम करते हैं, और जब उनको रोका जाता है तो वो उस रोकने वाले के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा है, छोटा है, 8 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, और वो चोरी कर रहा है। अब जब उसकी चोरी कोई पकड़ रहा है तो वो बच्चा उसी के अगेंस्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर वालिद साहब ने उसकी चोरी पकड़ी है, वालिद साहब उसे डांट रहे हैं, तो वो बच्चा उल्टा अपने वालिद साहब के ही ख़िलाफ़ हो रहा है। ये कुछ ऐसे पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं जिनको इंसान नज़रअंदाज कर रहा होता है, लेकिन यही वो पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं जो इंसान को इस नौबत तक ले आते हैं कि वो रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की मोहब्बत जो है, उन तमाम चीज़ों को साइड पे करके सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के मुतल्लिक सोचना स्टार्ट कर देता है। इसको हम बोलते हैं प्योर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। एक नार्सिसिस्टिक पर्सन को दुनिया में किसी इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बच्चों से, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये बातें सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने कत्ल करवा दिया अपने वालिद को या अपनी वालदा को। हमने कितने ऐसे केसेस पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं कि बेटे ने गुस्से में आके वालदा का कत्ल कर दिया। ठीक है, गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ था, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, उसने जी कत्ल कर दिया। यहाँ पे जो सिनेरियो है, कहा जा रहा है कि उसने पसंद की शादी के लिए कत्ल करवा दिया, जबकि हकीकत जो है वो ये नहीं है कि पसंद की शादी करनी थी और अपनी उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कत्ल करवाया गया है। उस इंसान की पर्सनालिटी के अंदर फ्लॉ है। हमें पर्सनालिटी इश्यूज़ को, मैं हमेशा कह रही होती हूँ, अभी भी यही कहूँगी कि पर्सनालिटी इश्यूज़ को नज़रअंदाज ना किया करें। अगर आप किसी के पर्सनालिटी इश्यूज़ देख रहे हैं ना, अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई इंसान बहुत ज़िद्दी है, बार बार ज़िद करता है, या फिर कोई इंसान ऐसा है कि कोई गलत काम करता है, अनएथिकल बिहेवियर शो करता है, आपके घर में आपका बच्चा है, कोई भी है, आप लाड प्यार में ना नज़रअंदाज कर देते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं हमारा बच्चा है, ये किसी एक्सट्रीम पे तो जा ही नहीं सकता। वो जो हमारा बच्चा है वाला डायलॉग आ जाता है ना कि हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा होके कोई एक्सट्रीम हरकत नहीं कर सकता, वैसे ही ज़रा ज़िद्दी है, अनएथिकल हरकत कर देता है, तो इसको इग्नोर कर दिया करें। इग्नोर करने की नहीं, बिल्कुल ऐसी। इसको ठीक करने की एक और ज़रूरत चीज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस पर तो हम बात कर रहे थे, लेकिन अब बात जो है वो एक दूसरे के कत्ल तक पहुंच गई है या बच्चों को मारने तक पहुंच गई है। इस तरह के भी जो है वो दर्दनाक जो वाक़यात हैं वो हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस का बताएं, और ये जो रेड फ्लैग्स होते हैं, जो कि मुझे लगता है हर लड़की को अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी होती है कि वो आइडेंटिफाई कर लेती है। और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि शादी से पहले जो चीज़ें आप ये समझ कर बर्दाश्त करो ना कि शादी के बाद वो चेंज हो जाएगी, शादी के बाद वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। Exactly. तो ये अपने माइंड में रखो। तो अक्सर ये होता है कि आपको ही वो इतना बुरा शेप कर देते हैं कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान सकते, कि आपको लगता ही नहीं है मैं वो इंसान हूँ, या मैं वो लड़का हूँ, या मैं वो लड़की हूँ, क्योंकि आप इतना ज़्यादा वो आपको टॉर्चर करते हैं। आप डोमेस्टिक अब्यूज़ की या डोमेस्टिक वायलेंस की तो हमने बात की है, लेकिन आपको वो मेंटली भी इतना टॉर्चर करते हैं कि या तो आप खुद को नुकसान पहुँचा देते हो या आप अगले को नुकसान पहुँचा देते हो। तो टाइम पर जो रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना वो कितना ज़रूरी है, और आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि कोई इंसान आपको इतना मतलब नेगेटिवली शेप कर रहा है कि आप अपने आप को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं ना, तो हमेशा यही बात कही जाती है कि वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस फिज़िकल से स्टार्ट नहीं होता, सबसे पहले वो वर्बल से स्टार्ट होता है, वर्बल के बाद वो इमोशनल टॉर्चर की शक्ल अख्तियार करता है। जब आप बात करें ना रेड फ्लैग्स, हम लोग रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे होते हैं। हमने अपने कंट्री में कहते हैं ना मेजॉरिटी जो है वो ख़राब हुई हुई है,
अब जब मेजॉरिटी ख़राब हुई होती है ना, मिसाल के तौर पे 98% जो हमारी सोसाइटी में मेल हैं, हमने उनकी तरबियत इसी तरह से की होती है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं और अपने उस कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से वो गालियाँ भी दे रहे होते हैं, और जहाँ पर उनको गुस्सा आता है वो कहीं ना कहीं हाथ चलाकी करने से भी बाज नहीं आ रहे होते, और उसको उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा समझा जा रहा होता है कि ये मर्द है तो मर्द जो हैं वो गुस्से वाले ही होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें मर्दों को ये सिखाना चाहिए कि उन्होंने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हम सिखाते नहीं हैं तो जो चीज़ हम लोग कंट्रोल नहीं ना करते वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पे लड़कियों को, क्योंकि 95% ऑफ मेल जो हैं उनके तो बिहेवियर्स ख़राब हुए हुए हैं, तो अब हमने रिश्ता तो चलाना है, रिश्ते तो बनाने हैं और चलाने भी हैं, तो हम यहाँ पे उसको पकड़ते हैं जो कि हमें वल्नरेबल लगता है। हमें लगता है खातून जो है वो वल्नरेबल है, इसी को समझा देंगे कि बेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैंने कितनी ख़वातीन को ये कहते हुए सुना है कि जी औरत जो है वो अपने प्यार से मर्द को बदल देती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिनकी तरबियत के अंदर फ्लॉज रहे हुए होते हैं ना, जिनकी तरबियत ठीक तरीके से नहीं हुई होती है, वो औरत जितनी मर्जी प्यार से उस आदमी के साथ बर्ताव कर ले। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड्स है। मुदस्सिर साहब, आपकी तरफ आऊँगी, जल्दी से आपने इसका आंसर क्विक आंसर देना है कि जो इकदाम किए जा रहे हैं इलीगल असले के हवाले से, वो क्या काफ़ी हैं? अच्छा, ये ना जब ये CCD बनी थी तब ये भी शामिल था। नेशनल एक्शन प्लान तो पुरानी बात होगी ना, कि उसका अहम निकात था। अब CCD को भी ये टास्क दिया गया था कि जो गैर कानूनी असला है ना उस पर आपने क्रैक डाउन करना है, उन मुलजमान को पकड़ना है। अब पता नहीं, मुझे समझ से बालातर बात है कि एक अहम चीज़ जिससे शहर में कत्ल व गारत इतनी बढ़ गई है कि अब मैं कह रहा हूँ कि इतना आसान हो गया है कत्ल करना। पिछले दिनों में रिसेंटली 1-2 महीनों में इतने कत्ल हुए हैं कि हमें जब जाते हैं पढ़ते हैं बात करते हैं तो बड़ा ऐसे ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम डिटेल में इस पर इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में बात भी करेंगे। तो आज हम बात कर रहे थे लाहौर में जो हालिया कत्ल के वाक़यात हैं उनमें जो इजाफा देखने पे आ रहा है उस पर हम बात कर रहे थे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर साहब और साथ साथ हिना फातिमा। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।